नीट 2022 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे बच्चे जो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं उनको ट्राइबैक ब्लू की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और वो बच्चे जो कुछ सिली मिस्टेक के कारण उनको ये लग रहा है कि हमारा इस बार लगता है कुछ नंबर से मिस कर जाएगा, उन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आते रहता है, इसलिए हमें फाइट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, कभी खुद को डिप्रेस नहीं करना है। एग्जाम है बेटा, कभी अच्छा और कभी बुरा होता रहता है, इसलिए वैसे बच्चे थोड़ा भी उदास नहीं रहेंगे, वो फिर से उसी एनर्जी के साथ अपने प्रिपरेशन में जुड़ जाएंगे कि उनका वो छोटा सा छोटा गलती जो आज उनको डॉक्टर बनने से रोका, वो अगले एग्जाम में वो गलती ना करें। इसके लिए वो ढेर सारा मेहनत करें और इतना एफर्ट लगाएं कि उनका अगले बार 100% रिजल्ट हो जाए। और जो बच्चे अच्छा खासा स्कोर किए हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो वो भी कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी बच्चे हैं ट्राइबैक ब्लू की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, और ढेर सारी बधाइयां जिनका इस बार नीट में सिलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपना अपना आंसर तो चेक कर ही लिया होगा और बहुत बच्चों का ये सपना पूरा हो गया कि हम एक डॉक्टर बन गए और वो काफी खुश भी होंगे। और जो बच्चे उदास हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम जरूर फाइट करें बेहतर ढंग से। आज हम लोग 2022 नीट में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स में हम आज S6 बुकलेट कोड है, S6 हमारा बुकलेट कोड है S6। हम लोग S6 बुकलेट कोड से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसका बुकलेट कोड है। यानी हम लोग बुकलेट कोड S6 का डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों के पास अलग अलग बुकलेट होंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और एक एक करके, है ना, डिटेल डिस्कशन करूंगा। वो अपने क्वेश्चन को वहां से, है ना, देख लेंगे और अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि आखिर कहां कहां गलतियां हुई। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, जिसका कोड है S6, बुकलेट कोड है S6। इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि डायमेंशन निकालिए MLT-2 A-2। सिंपल सा है। अब देखो इसके ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस है भाई? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0, ऑप्शन बी जो है हमारा, उसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ε0, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, और आपका चौथा जो ऑप्शन है उसको सेल्फ इंडक्टेंस यानी L। इतना सिंबल तो आप लोग भी समझते ही होंगे, है ना। अब समझो, अगर हम लोग देखें तो क्या ये जो डायमेंशन है वो फोर्स का और ये डायमेंशन किसका है? करंट का है। यानी हमको फोर्स और करंट के स्क्वायर में एक रिलेशन डेवलप करना है। तो जहां तक आपके एप्सिलॉन नॉट के नॉलेज का बात है तो आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ, तो हम पढ़ते हैं F = Q² बाई 4 पाई ε0 r², है ना, 4 पाई ε0 r²। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम लोग ε0 की बात करें तो हमको ये मिलेगा Q² बाई F r²। 4 पाई से कोई लेना देना हमें है नहीं। अब देखो बेटा, हमें फोर्स का डायमेंशन चाहिए। अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो M-1 हो जाएगा, यानी फोर्स हमको चाहिए, फोर्स बाई करंट चाहिए। यानी हमें रिलेशन कुछ निकालना है फोर्स बाई करंट का स्क्वायर। यहां तो फोर्स करंट ऊपर में आ जाएगा, जैसे चार्ज का लिखिएगा तो 80 डायमेंशन में, या एम्पियर सेकेंड लिखिए स्क्वायर में आ जाएगा, अब बटा FR²। तो फोर्स नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से इसका डायमेंशन हम लोग नहीं ले सकते हैं। अच्छा, μ0 को अगर देखा जाए तो μ0 का हम लोग जानते हैं कि B = 4 पाई आइडियल, है ना, इतना बाई μ0 आइडियल ले लेते हैं बेटा। चलो, μ0 आइडियल 4 पाई r², है ना। अब यहां से अगर हम लोग μ0 की बात करें तो μ0 का जो डायमेंशन हमको मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे BR² बाई आइडियल, है ना। और तुम जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो FR² बटा QV, F बाई QV क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, इतना इंटू आइडियल। अब देखो इसका डायमेंशन अगर हम लोग लिख दें तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे MLT-2
इसका लिखेंगे तो एल स्क्वायर, है ना, इतना बटे चार्ज का लिखेंगे तो AT, भी का लिखेंगे तो LT -1, और करंट का लिखेंगे तो फिर A, और DL का लिखेंगे तो L। अब देखो यहां से -T + T कैंसिल हो जाएगा, L L यहां के L स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब देखो डायमेंशन यहां नीचे सिर्फ A × A स्क्वायर बचा, तो हम ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे MLT -2, और A स्क्वायर नीचे है, यही जब ऊपर आप लेके जाओगे तो यही डायमेंशन बनेगा MLT -2 A -2 का। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना है, μ0 है ना, ε0 में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बहुत बच्चा जानता है BA होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहां भी अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो करंट स्क्वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि B से हमें चार्ज तो मिलेगा, इसलिए एरिया यहां मिल जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और एक चार्ज से सिर्फ करंट मिलेगा, इसलिए यहां से निकालोगे तो कोई डायमेंशन नहीं मिलेगा। L के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, E = ½ IL², है ना, ½ IL²। यहां से जब हम L का निकालने जाएंगे तो फिर हमको एक ही करंट मिल रहा है हमें, जबकि करंट स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें A -2 नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1, है ना। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observe 8 fringes in a certain segment of a screen। क्वेश्चन समझिए, BIDSC का क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज कितना लिया भाई, 8 फ्रिंज लिया। तो नंबर ऑफ फ्रिंज को n से डिनोट करते हैं, 8 लिख लीजिए। नंबर ऑफ फ्रिंज कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब आगे बढ़िए, सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन, मान लो ये स्क्रीन है तो एक सर्टेन सेगमेंट पे बात हो रही है, तो सर्टेन सेगमेंट में कितना फ्रिंज मिला, 8, और उसका वेवलेंथ कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, तो लैम्डा दे दिया 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। अब कहता है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड, चलिए इसको n1 इसको λ1, अब कहता है वेवलेंथ बदल दिया जाए और हो जाए 400 नैनोमीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस n2 = व्हाट, हम ये निकालना है, और रीजन अभी भी यही है। इस रीजन को चलो हम लोग y मान लेते हैं। तो BIDSC में हम लोग पढ़े हैं y = n λd/d, n λd, है ना, n λD बाई क्या, स्मॉल d। अब चलो देखो यहां से n जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, अगर इन दोनों के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो y = लिखेंगे n1 λ1 D स्मॉल d, क्योंकि जो भी पॉइंट सोर्स आप लेंगे स्क्रीन से डिस्टेंस तो सब वही रहेगा, और जो आप छोटा सा स्लिट लेंगे उसका भी सेपरेशन सेम रहेगा, इसलिए D और स्मॉल d का वैल्यू नहीं बदलेगा। y बराबर अगर लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा देखो, n2 λ2 D/d, क्योंकि स्क्रीन का रीजन सेम है, डिफिनिट है, तो इस सिचुएशन में दोनों का LHS सेम होगा, हमको क्या कर देना है, सेम RHS। तो n1 λ1 D/d इक्वल टू n2 λ2, है ना, D/d। अब देखो स्मॉल d से स्मॉल d, D से D कैंसिल हो गया। हमें n1 निकालना है, तो n1 = n2 λ2/λ1, n2 का वैल्यू 8 क्वेश्चन ने दे रखा है, सॉरी n2 ना निकालना बेटा, सॉरी n2 निकालना है, तो n2 = हमारा कितना हो जाएगा, बोलो, n1 λ1/λ2। चलो देखो n1 का वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है 8, λ1 दे रखा है कितना, 600 नैनोमीटर, और λ2 कितना दे रखा है, λ2 हमारे पास है 400 नैनोमीटर। अब अगर 400 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, डबल जीरो से ये कैंसिल, 4 2 जा 8, 6 2 जा कितना, 12, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हमको मिलेंगे वो कितना मिलेगा, 12। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सेकंड, यानी 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 2, है ना।
कोड बुकलेट S2 का, है ना, यही तुम्हारा आंसर हो गया बेटा, है ना, ये आंसर हो गया। हाँ, ये 12 6 2 ये बेटा 12 है। हाँ बेटा सही 12 है, 2 नहीं होगा। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। इसका मतलब चलो हम लोग एक ग्लास सरफेस ले लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और इस पर लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो कितना एंगल से हो रहा है, क्वेश्चन समझो। यहां पर इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्री-विस्टर्स लॉ का नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स के ब्री-विस्टर्स लॉ, खासकर जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हाँ ब्री-विस्टर्स लॉ पे क्वेश्चन है, पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। तो √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। चलो अगर देखो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ और यहां से कुछ लाइट रे क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। तो हम लोग याद करो tan IP को हम लोग लिखते थे म्यू। tan IP को क्या लिखते थे? म्यू। अब म्यू का वैल्यू कितना है? √3। तो वहां ये क्वेश्चन आपको बताया गया कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ब्री-विस्टर्स लॉ में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर आप कोई मीडियम से लाइट को पास कराते हो तो वहां पर रिफ्लेक्टेड रे tan IP के लिए म्यू होता है, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? रिफ्रैक्टेड रे से। इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। कौन सा आंसर हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है ना, वो भी जब हम कॉइल पढ़ते हैं सोलिनॉइड। क्वेश्चन कहता है ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। जो भी दिया रहे हैं उसको एक एक कर लिखेंगे। 1 मिलीमीटर। चलो हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया? 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। मिली का मतलब 10⁻³ मीटर, है ना, पर मिलीमीटर है, इसका मतलब 10⁻³ मीटर। एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना, इसीलिए उसको लिखते हैं 100 मिलीमीटर। अब चलो देखो, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द सोलिनॉइड, तो करंट हमको कितना दे दिया बेटा? 1 एम्पियर। और आगे बढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड अ स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पर पूछा जाए सोलिनॉइड के, तो उसके लिए एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ो, μ0 Ni पढ़े हो ना। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं μ0 Ni। अब यहां पर μ0 Ni, तो μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना। अब देखो n का वैल्यू जो है वो है 100/10⁻⁻³ और करंट का जो वैल्यू है वो 1 है। प्रॉपर यूनिट के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलो देखो, ये -3 ऊपर गया तो ये +5 बना लेगा, तो ये लिखेंगे 4 इंटू पाई का वैल्यू रख दो 3.14, है ना, इतना इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, बचा कितना? 1। और देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन दे दे रहे बेटा, मल्टीप्लाई यहां कर दे रहे हैं। देखो 4 4 जा 16, 16 का 6 बचा कितना? 1। 4 1 जा 4, यानी ये 5 हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। तो 12.56, और ये माइनस होगा तो 10⁻⁻², ये ना मिलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट तो टेस्ला हो जाएगा। अब ऑप्शन ढूंढ लो अपना। ऑप्शन 4 इसका सही है, 12.56 इंटू 10⁻⁻, इसका आंसर जो हो गया बेटा 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो तुमने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर था वो इसका ऑप्शन 2 था, ऑप्शन सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर आपने जो बनाया 3 उसका 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन हो गया आपका 4, इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 4 तक तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रोटेशन चैप्टर से है। कौन चैप्टर से है? रोटेशन चैप्टर से।
अब रोटेशन चैप्टर को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे रहते हैं और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी अगर फॉर्मूला याद किए हुए हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। जैसे देखिए कहता द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। तो एंगुलर वेलोसिटी चलो ओमेगा 1 ले लेते हैं, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 1200 है आरपीएम। अब फाइनल जो है वो 3120 है आरपीएम। चलो अब फिर आगे अगर हम बढ़े तो कहता है कि इसको टाइम जो लग रहा है वो 16 सेकेंड लग रहा है। अब देखो यहां ध्यान देना है, ये मिनट में है और ये टाइम किस में है, सेकेंड में। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि डेल डब्ल्यू बाई कितना होता है, डेल टी। तो डेल डब्ल्यू को या डेल ओमेगा, इसको सॉरी करते हैं, ओमेगा के लिए क्या ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको लिखेंगे 2 - 1 बाई डेल टी। अब चलो देखो इसका वैल्यू कितना है 3120 और इतना -1200 है ना, और इतना 2260। अब यहां एक जरूरी है कि रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, क्योंकि हमारा टाइम किस में दिया हुआ है, सेकेंड में। और हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कह रहा है कि रेडियन पर सेकेंड में बनाइए। तो हमें रेवोल्यूशन पर मिनट को किस में, रेवोल्यूशन को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको पता है कि 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में बदलने के लिए कितना से, 60 से। अब चलो देखो मिनट को सेकेंड में बदलना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, यहां से इन दोनों को आप लोग माइनस कर लेंगे तो ये बेटा आपको हो जाएगा 0 से 0, यहां कितना हो जाएगा, ये 2 और यहां से 11 2, ये 9 और यहां से ये कितना बच जाएगा 2, 29 20। जरा से एक बार चेक कर लेते हैं, 31 20 1200, ये 0 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया और ये 2, 29 20। इतना बाई 16 इंटू 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60। अब चलिए देखते हैं इसको। यहां से देखो एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, इसको देखेंगे 6 4 जा 24, 19 20, क्लियर है। फिर से देख लेते हैं, 31 20 माइनस 12 00, ये 0, अच्छा हाँ 19 20 हो गई बेटा, 19 20। अब देखो इसको कट करो तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, बचा 1, 32 से कैंसिल हो जाएगा, 16 2 जा से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 4 पाई। तो 4 पाई ऑप्शन कौन सही हो, 4, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसका आंसर हमको कितना मिल गया, 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द 2 एंड ऑफ रिजिड रॉड। चलो मान लो कि एक ये ले लेते हैं और ये दूसरे एंड पर एक और कनेक्टेड है, ये 10 kg है और ये 20 kg है और 10 मीटर लेंथ है रॉड का। रॉड का लेंथ कितना दे रहा है, 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास, मतलब इसका मास जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg, यानी हमको कहां से स्टार्ट करना है, ओरिजिन किसको मानना है, तो 10 kg को। तो इसके लिए R1 बराबर क्या ले लेंगे 0 और R2 का वैल्यू कितना ले लेंगे 10 मीटर। और इसको चलो मान लेते हैं M1 इक्वल टू 10 kg, M2 इक्वल टू 20 kg। तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, क्या जानते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 इतना बाई कितना हो जाएगा, बोलो तुम लोग, M1 प्लस M2।
अब चलो देखो R1 का वैल्यू कितना बेटा 0 है, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 0 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 20 है, इतना इंटू 10, इतना बाई दोनों के मास को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी ये तो 0 हो गया, इतना इंटू 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 200, इतना बाई 30 है ना। अब देखो इसको कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20/3, ये कट करने से 20/3 मीटर आ रहा है। आपके ऑप्शन में भी 20/3 है और वो ऑप्शन है 4, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था। हम जानते हैं M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आंसर मिला 20/3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रेक्टिफायर का क्वेश्चन है जो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, और सेमीकंडक्टर में हम दो तरह के रेक्टिफायर की बात करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आपको याद होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही पीएन जंक्शन को हम लोग यूज करते थे, और फुल वेव में दो दो पीएन जंक्शन डायोड यूज होता था। तो कोई एसी सोर्स है तो उसका जो करंट का ग्राफ है वही आता है, याद होगा आपको। और यही चीज जब हम बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो ये ग्राफ ऐसे आता है ना, ये ग्राफ ऐसे आता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये सिर्फ कौन रहता है प्लस, यानी इसका निगेटिव वाला पार्ट यहां हट जाता है। तो इसका वैल्यू देखो 60 दे रहा है, कितना दे रहा है इसका 60 हर्ट्ज दे रहा है फ्रीक्वेंसी। अगर यही फुल वेव रेक्टिफायर होता तो इसका ग्राफ प्लस माइनस में आता, तो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर अगर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम लेते हैं। इसीलिए अगर तुमको एसी सोर्स का इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दे रहा है तो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा 60 हर्ट्ज ही होगा, क्योंकि रेक्टिफायर कैसा है हाफ, सिर्फ वन डायरेक्शन हमको मिलता है, नेगेटिव वाला हमें मिलता नहीं, इसीलिए हम लोग उसको 60 हर्ट्ज ही कहेंगे। अगर यही फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन होता तो आंसर हमारा 120 सही हो जाता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 7 का भी कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बताने की बहुत बड़ी नीड नहीं है। कहता प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है। प्लेन एंगल को हम लोग करते हैं आर्क लेंथ बाई रेडियस, और सॉलिड एंगल को हम लोग करते हैं एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। तो उसका यूनिट तो पॉसिबल है रेडियन और अस्टीरेडियन, लेकिन डायमेंशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, यूनिट बट नो डायमेंशन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 होगा उसका आंसर पॉसिबल है 3 एसेट में, यानी इसमें यूनिट तो पॉसिबल है रेडियन और अस्टीरेडियन, लेकिन इसका डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखो तो एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। देखो यहां किलो वाट दिया, तो क्वेश्चन ने हमें पावर दे दिया है। पावर कितना दिया है तो 100 किलो वाट, इसका मतलब है कि 100 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। किलो का मतलब हम लोग जानते हैं 10 टू द पावर 3 होता है। अब देखो टाइम भी हमको दे रखा है, टाइम कितना दिया है 1 आवर। अब सोचो आंसर जूल में है तो हमें आवर को किस में बदलने आना चाहिए सेकेंड में, तो इसको अगर हम बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हमारा 1 आवर इक्वल टू होगा। और हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम कितना हो गया 3600। अब देखो बेटा यहां 10 टू द पावर 2, यहां से भी 10 टू द पावर 2, तो 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 2 7, यानी 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है बेटा, यानी इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सही है 3, और वो ऑप्शन है 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर इसको अच्छे तरीके से समझा जाए, इसमें बहुत तरह का कंट्राडिक्शन भी चल रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि इसका सबको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमारा जो समझ है, और यही चीज एनटीएससी का भी होना चाहिए, हम जो सोच रहे हैं अबाउट द क्वेश्चन वो हम अपना आपको एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। कहता व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है कितना, दो अलग अलग लाइट की बात हो रही है, किसी एक लाइट की बात नहीं हो रही है। कहता है कि व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई टू, अलग अलग लाइट हम लोग ला रहे हैं किसी सरफेस पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है न्यू और न्यू बाई टू, आर इंसिडेंट ऑन ए फोटोइलेक्ट्रिक मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पर दो अलग अलग लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू बाई टू है। कहता है देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is. अब देखो यहां हम भी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़े थे तो हमको भी लगा था कि यहां फ्रीक्वेंसी को घटा दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया। ये इसलिए हम कहते हैं कि आंसर क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग लाइट के लिए हो रहा है, सेम लाइट के लिए फिनोमेनन नहीं है। अब अगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे चले तो हम लोग ये जानते हैं कि E इक्वल टू फाई प्लस वर्कडन में हम लोग जाते हैं तो इसका पोटेंशियल ले लेते हैं E इंटू Vs। अब E बराबर हम लोग कितना लेंगे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे रहा है देखो न्यू, तो E इक्वल टू एच न्यू प्लस इक्वल टू फाई यहां ले लेते हैं, अब प्लस EVS, इसको चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरीके से अब हम लोग दूसरे लाइट की बात करते हैं। दूसरे लाइट के लिए अगर हम लिखना चाहे डायरेक्ट तो H न्यू, चलो लेते हैं H न्यू। अब न्यू का वैल्यू देखते हैं, न्यू जो है वो न्यू बाई कितना है 2 है, और इसको हम लोग चलो लिख देते हैं 5, कितना लिख लेते हैं 5। अब यहां से इतना प्लस EVS और बाई कितना 2, EVS और बाई 2, क्योंकि इसका सॉरी पहले में ही 2 है बेटा, इसमें ही 2 है, यहां VS है सर, तो EVS हो जाएगा। अब हम दो इक्वेशन हमारे पास हैं, LHS और RHS दोनों को अगर देखें और दोनों को हम डिवाइड करें, क्या इक्वेशन फर्स्ट को हम लिखें H न्यू माइनस 5 इक्वल टू EVS बाई 2, इतना बटा डिवाइड कर लेते हैं इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे H न्यू बाई 2 है ना, क्योंकि न्यू जो बेटा हो रहा है वो न्यू से न्यू बाई 2 हो रहा है, तो H न्यू बाई 2 माइनस इधर प्लस इधर आके माइनस 5 इक्वल टू ये मिल जाएगा EVS। देखो EVS से EVS क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अगर इसमें अगर हम बात करें तो ये मिलेगा हमको H न्यू माइनस 5 बाई H न्यू बाई 2 माइनस 5 है ना। अब यहां से देखते हैं इतना इक्वल टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2H न्यू माइनस 5, 2H न्यू माइनस 25, ये भी 25 हो जाएगा, इतना इक्वल टू, अब देखो H न्यू माइनस 5, ये 2 माइनस 5 है, माइनस 25 उधर जाके क्या बनाएगा प्लस, तो इसको अगर इधर लेके चले और इसको इधर, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, अच्छा ये तो बेटा H न्यू बाई 2 है, H न्यू बाई 2, अब इसको हम इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो 2H न्यू माइनस H न्यू बाई 2 और इतना इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब चलो देखो यहां इसको लिखेंगे 4H न्यू माइनस H न्यू बाई 2 और इतना इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अब देखो यहां से, अब देखो 4H न्यू में एक H न्यू माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3H न्यू, यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहां मिल जाएगा हमको 3H न्यू बाई 2 इक्वल टू 5 है ना। अब समझो तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए 5 बराबर क्या पढ़ो H न्यू नॉट, H न्यू नॉट 5 का वैल्यू होता है तो 3H न्यू बाई 2, H से H कैंसिल हो जाएगा तो न्यू नॉट इक्वल टू 3 बाई 2 न्यू, यानी हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 बाई 2 न्यू हो जाएगा। 3 बाई 2 न्यू ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है और इसको हम लोग 3 बाई 2 न्यू कहते हैं। ठीक है, ये प्योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
इसको आप लोग देखते जाइए और जहां दिक्कत हो उसको आप लोग हमसे, है ना, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है इफ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल then the ratio of the initial and final speed of a transverse wave along the string is। ये देखो ट्रांसवर्स वेव का तुमको v बराबर एक क्वेश्चन याद होगा, रूट अंडर टी बाई म्यू, v इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू। अब इसी में कहता है कि टेंशन को डबल कर दो, तो चलो हमको पूछ रहा है इफ द इनिशियल टेंशन दे दिया स्ट्रिंग डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। चलो इस समय मानते हैं इनिशियल स्पीड v1 जब टेंशन t1 है, v2 बराबर 2t बाई म्यू, क्योंकि आपने टेंशन डबल किया, उसका मास लेंथ में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए म्यू क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अब अगर हम v1 बाई v2 लिख दें तो v1 बाई v2 लिखने से ये हो जाएगा रूट अंडर t बाई म्यू 2t बाई म्यू, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, t से t कट जाएगा, 1 बाई रूट 2 ये बचेगा, इतना इक्वल टू v1 बाई v2। अब देखो, अब यहां पर दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, 1 इज टू रूट 2 और रूट 2 इज टू 1। सबसे पहले इसमें यह जज करना है कि हम ऑप्शन कौन सा लगाएं, तो साफ दिख रहा है कि v1 बाई v2 जो है वो 1 इज टू रूट 2 इसका सही आंसर है। इसलिए भी सही आंसर है क्योंकि वेलोसिटी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, इसीलिए सेकंड का वेलोसिटी बड़ा होगा, इसलिए वैल्यू 1 से भी बड़ा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको मिला 1, है ना। ये क्वेश्चन वेव्स से थे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field 0.5 Tesla। अच्छा, if the plane of loop is perpendicular direction of magnetic field then the magnetic flux through the loop is। अब देखो यहां रेसिस्टेंस देके खाली तुमको डेविएट किया है, यहां रेसिस्टेंस का कोई प्रॉपर यूज नहीं है क्वेश्चन बनाने में, है ना। अब देखो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां बच्चे मिस्टेक कहां करेंगे, कितना बच्चा जो होगा वो परपेंडिकुलर सोच के क्या सोचेगा कि एंगल बिटवीन द बी एंड ए 90 डिग्री हो जाएगा और बी एंड ए 90 डिग्री, तो फ्लक्स का तुम लोग पढ़े हो, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग बेटा, है ना। तो तुम कहेगा कि सर फाई इक्वल टू तो हम लोग पढ़े हैं बी ए कॉस थीटा, क्वेश्चन परपेंडिकुलर कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री, तो फ्लक्स 0। बहुत सारे बच्चे यहां बेटा गलती कर जाते हैं। गलती यह है कि आप यहां एंगल 90 डिग्री नहीं लेंगे। क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं और समझिए, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, मान लो ये स्क्वायर लूप है, तुमको देखने में रेक्टेंगल लगेगा, ये एक स्क्वायर लूप है बेटा, है ना, या एक स्क्वायर लूप है। अब इस स्क्वायर लूप को हम लोग ले रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा वो तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। एरिया हम लोग हमेशा जानते हैं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो एरिया भी बाहर आएगा और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी इससे परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया जाएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगा। क्लियर है? यहां कह रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आल्सो ए परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम हो जाएगा। अब सेम जब होगा इसका मतलब बी पैरेलल होगा ए के, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, इसलिए फाई इक्वल टू सिर्फ बी ए बचेगा। बी का वैल्यू 0.5 टेस्ला क्वेश्चन ने करा है, 0.5 टेस्ला, और इसका एरिया 1 मीटर साइड लेंथ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, इसका मतलब 0.5 वेबर ही इसका आंसर होगा, है ना। इसका आंसर हम लोग लेने जाएंगे तो 0.5 वेबर आंसर नंबर 4 होगा इसका। बहुत सारे बच्चे इसे मिसकंसेप्शन करेंगे। मिसकंसेप्शन यहां आएगा कि उनको लगता है कि आप परपेंडिकुलर बोला तो एंगल तो 90 डिग्री होगा, नहीं, यह समझना है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो एरिया भी परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के, समझ रहे हो, और फील्ड भी परपेंडिकुलर, तो दोनों सेम डायरेक्शन का ना, तो पैरेलल हो गया, एंगल 0 डिग्री हम लोग ले लिए। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ग्राफ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 पीवी डायग्राम है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे से नहीं छूटना चाहिए, और बहुत सारा क्वेश्चन तो हमारे कॉपी का क्वेश्चन है,
जो हमारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा कि बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर करा के गए हैं। ये देखो बेटा, इसमें ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है। चलो, इसको 1 कहा गया, इसको 2 कहा गया, इसको 3 और इसको 4, है ना। इसको 2 एंगल से हम लोग सोच सकते हैं। पहला प्रोसेस में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रोसेस कौन, आइसोकोरिक। 4 वाले में तो तुम कह दोगे कि सर प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबैरिक। अब बात आया 3 और 2। अगर तुमको याद होगा तो हमने कहा था कि एक्सपेंशन जब होता है तो आइसोथर्मल में एरिया ज्यादा कवर किया जाता है और एडियाबेटिक में कम। और स्लोप में भी बताए थे कि इसका स्लोप, आइसोथर्मल का स्लोप जो होता है -p/v होता है, जबकि एडियाबेटिक में -γ/p/v होता है। तो यहां पर स्लोप भी अगर निकालने जाएंगे और एरिया से भी चलेंगे तो दोनों सिचुएशन में इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा, तो ये आइसोथर्मल होगा और ये क्या होगा, एडियाबेटिक। इसका मतलब इसका सही आंसर हम लोगों के लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 होगा बेटा, यानी 2 जो होगा वो एडियाबेटिक होगा और 3 जो होगा वो आइसोथर्मल होगा। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये क्वेश्चन अभी जो तुमने लिखा था V = μ0 है ना, इस होता है sin थीटा बाई 4πr²। अब देखो, ये बाय-सवार्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बाय-सवार्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। हाँ, इसमें हम लोग है ना एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं आइडियल का, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर। क्या मानते हैं, वेक्टर। और इसी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अब चलो देखो, यहां डीएल के डायरेक्शन को हम लोग यूज करते हैं, तो ये तो वेक्टर हो गया। तो अब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब 2 को समझते हैं। बाय-सवार्ट लॉ इज एनालॉगस ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q विथ द फॉर्मर, है ना, फॉर्मर being related to the field produced by a scalar source। ये देखो गलत स्टेटमेंट है बेटा, यहां से इसी के कारण हम लोग फील्ड निकालते हैं, और ये कभी भी स्केलर सोर्स नहीं, एक तरह का कैसा सोर्स है, वेक्टर सोर्स है। तो आप इस क्वेश्चन का एक सबसे जो बड़ा मिस्टेक लाइन है, बाकी सब सही था। यहां पर ये जो कहता है कि फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो स्केलर सोर्स से होता है, जबकि फील्ड का जो कारण है आइडियल, और आइडियल एक वेक्टर सोर्स है, ये कभी भी स्केलर सोर्स नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 सही है। अब इसमें हमको ढूंढना है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहला में ही मिल गया बेटा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 करेक्ट नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कॉलिजन से हमको मिलता है, हम कॉलिजन के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग अब देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखें, देखो कह रहा है कि ए सेल ऑफ मास m एट रेस्ट इनिशियली इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1, 2:2:1। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो यहां पर इसका समेशन कितना आ रहा है, 5, 2:2:1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चलो हम लोग मान लेते हैं कि x है ना, उसका फ्रैगमेंट जो उसको x ले लेते हैं, तो रेशियो है 2:2:1। इसको अगर हम लिख लें 2x:2x:2x लिख सकते हैं, और इतना जो हमको मिलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। अब सोचो, क्या अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि यही जो मिला वो किसके बराबर है ना। इस सबको जोड़ लो ऐसे, तो इसको लिख दो 5x। इस सबको अगर हम ऐड करें 2x 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5x। क्या यही 5x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m के। इसका मतलब x इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, my 5।
अब इससे सोचो तो पहले फ्रेगमेंट का मास हमको कितना मिलेगा 2m/5, दूसरे फ्रेगमेंट का मास भी हमको कितना मिलेगा 2m/5, और तीसरा जो फ्रेगमेंट है उसका मास कितना मिल जाएगा m/5। अब सोचो कि अगर यहां से ये टूटा ना, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर गया उसका मास क्या है इक्वल है ना डायरेक्शन विथ अ स्पीड v, यानी इधर जो गया उसका वेलोसिटी v है, इधर जो गया उसका भी वेलोसिटी कितना है v है। गुड। अब चलो देखो, अब कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज, अच्छा इसका वेलोसिटी भी है और मास कितना है बेटा, चलो देखते हैं 2m/5, इसका भी मास कितना है 2m/5 है ना। अब देखो इसका अगर हम रिजल्टेंट मोमेंटम दोनों के लिए लेते हैं तो अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका मोमेंटम चलो P1 मान लेते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे 2m/5 इंटू v। इसका अगर लिखेंगे P2 तो इसको भी लिखेंगे 2m/5 इंटू v, यानी P बराबर जो हमको मिलेगा वो रूट अंडर कितना हो जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ये ना मिलेगा। क्योंकि देखो P1 P2 सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं √2p है ना, PR बराबर ले लेते हैं तो √2, और P का वैल्यू कितना मिल रहा है बोलो, तो P का वैल्यू लिखेंगे 2m/v, ये ना लिखेंगे 2m/5 इंटू कितना v। दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्रेगमेंट। अब कहता है कि तीसरा फ्रेगमेंट बेटा इधर ही गया, तो तीसरा फ्रेगमेंट चलो मानते हैं इसको। अब देखो इस फ्रेगमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसका अगर लिखे मोमेंटम तो इसके हम लोग चलो P' मानते हैं, तो इसका वेलोसिटी तो v ही है, वेलोसिटी कितना है निकालना है हमको, तो v' हो जाएगा। तो P' इक्वल टू क्या लिखेंगे मास इसका कितना लिया बेटा हमने, यहां पर देखो m/5, तो यहां पर इसका v' और मास ले लेते हैं m/5, तो इसका जो मोमेंटम बनेगा वो m/5 इंटू v'। हम ये जानते हैं कि मोमेंटम हमेशा क्या रहता है कंजर्व, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम और इसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा सेम। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो √2 इंटू 2m/5v इक्वल टू इसका मोमेंटम कितना मिल जाएगा m/5v'। अब देखो m/5 से m/5 कैंसिल हो गया तो v' बराबर हमको मिलेगा 2√2v है ना, कितना मिल जाएगा 2√2v, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा है ना। ये कोलिजन का क्वेश्चन था और इसे क्वेश्चंस को बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करते हैं, फ्रेगमेंट वाला क्वेश्चन जो आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेसिस्टेंस तुमको दे रखा है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें रेसिस्टेंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम, R1 बराबर चलो 100 ओम, R2 बराबर चलो 200 ओम। आ गया क्वेश्चन, कहता है आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलली कनेक्टेड किया गया। अब देखो R1 बराबर 100 और R2 बराबर 200 को पैरेलली आपने कनेक्ट किया। रेशियो ऑफ थर्मल है ना डेवलप्ड इन 100 एंड 200 ओम इज गिवन, टाइम इज, यानी इन दोनों में जो एनर्जी हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ उसका रेशियो हमसे पूछ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग थर्मल एनर्जी में ये जानते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है जब पैरेलली कनेक्टेड होता है। इसका मतलब H1/H2 अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा R2 बाई कितना R1। R2 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, H बराबर I² RT, बेसिक जूल्स लॉ आपको याद होगा। और पैरेलली कनेक्टेड होता है तो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब चलो देखो
पैरेलली कनेक्टेड होता है तो ये क्लियर है आपका कि रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घटता है पैरेलल कनेक्शन में, और रेसिस्टेंस घटता है तो थर्मल एनर्जी क्या है वहां बढ़ता रहेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग यहां पर दे देते हैं। तो R2 बाई R1, अब R2 का वैल्यू कितना बेटा 200, इतना बाई 100 कट गया, कितना बचेगा 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1, यानी आंसर नंबर 4 है ना, आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। चलो एक फिगर बना दें। ये एंगल 45 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है ना। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है। अब तुमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर स्पीड। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देता है, स्पीड देता है। इसका मतलब हम अगर v1 बाई v2 रखें तो क्या लिखेंगे tan 45 बाई tan 30, ये ना रखेंगे tan 45 बाई tan 30। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और tan 30 का वैल्यू √3। इसका मतलब आंसर है 1:√3। आंसर कितना हो जाएगा 1:√3। बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, है ना। बहुत इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 18, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 को समझो। कहता है एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट व्हेन मैक्सिमम लोड 2000 kg, यानी मैक्सिमम लोड कितना दे दिया 2000 kg, इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स, अब जैसे देख लो, मान लो एक लिफ्ट है ये, तो नीचे जो लग रहा होगा तो mg लग रहा है। आइए 2000 इंटू जी का वैल्यू भी चलो 10 ले लेते हैं, ले लें। अब सोचो ये लिफ्ट में पर्सन और लिफ्ट के वेट की बात हो रही है, तो mg नीचे लग रहा होगा। अब कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, इसका मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कहां लगेगा नीचे, और जो अपोज कर रहा है वो कितना न्यूटन से 3000 न्यूटन से ये अपोज कर रहा है ना। तो कहता है द मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। जी का वैल्यू भी देखो बोल दिया बेटा, यानी पावर हमको कहीं ना कहीं बनाना है। तो पावर इक्वल टू एक बहुत आसान फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बेटा, F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पढ़े हैं। थोड़ा सा और नीचे में लिख देता हूं, पावर का बहुत आसान सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब चल देख फोर्स कितना हो जाएगा टोटल, तो इसको जोड़ देते हैं तो 23000 हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो 20000 अब प्लस 3000 23000 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है बेटा 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5, यानी इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 15। आई डेसिमल हटेगा तो एक जीरो को कैंसिल कर देगा, इंटू 10 टू द पावर 2। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, चलो 23 इंटू 15 कर दो तो इसको 115 लिख दो, है ना। और इसको लिखेंगे 23 तो 543, यानी 34500, है ना। तो 34500 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, इतना वॉट, यही पावर हमको निकल के आएगा। और ये कौन ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 का क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 जो क्वेश्चन है वो फ्लूइड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है ये समझो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इफ ए सोप बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, यानी बबल के अंदर प्रेशर क्या होगा ये समझना है। मान लो यह एक सोप बबल है, सोप बबल है। अब कहता है कि इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा। तो आप याद करो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि P यहां से लेंगे जो प्रेशर, और एक प्रेशर हम लोग कौन सा लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग लिखेंगे -P0 4s बाई r, s स्ट्रेस ले लेंगे। अब देखो ये माइनस है, इधर जाके प्लस, तो P इक्वल टू 4s बाई r प्लस P0। इसका मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यानी क्वेश्चन अब कह रहा है कि सॉफ्ट बबल एक्सपेंड करेगा बेटा तो रेडियस क्या हो जाएगा बढ़ेगा,
और रेडियस जब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी इसका राइट आंसर होगा 3 डिक्रीजेस। तो 19 का हम लोग आंसर 3 लेंगे, क्योंकि रेडियस एक्सपेंड करने से बढ़ता है और रेडियस प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। चलो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगर तुम पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क है, थिन है, यूनिफॉर्म है। अबाउट एन एक्सिस passes through the center and normal to the plane, passing through the its center and normal to its plane to the radius of gyration of disk about the diameter। ये क्वेश्चन पढ़ने से लगता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रोटेशन का क्वेश्चन है। कहां का क्वेश्चन है बेटा, रोटेशन का। अब इसको अगर हम लोग सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, चलो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक डिस्क है, तो एक के लिए सेंटर से पास कराना है। मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये डिस्क है, और एक को डायमीटर से पास कराना है। क्वेश्चन यही कह रहा है, मान लो ये डायमीटर से पास करा रहा है। क्लियर है ये? अब इसको रोटेट करा रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन समझो, हमसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं पूछ रहा है, हमसे किसका पूछ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। याद करो रेडियस ऑफ गायरेशन I इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। और जब कोई सेंटर से पास करता है तो हम इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। रेडियस अगर हम कैपिटल आर ले तो चलो एम आर स्क्वायर बाई 2। और यही जब डायमीटर के अलोंग जाता है तो इसका 2 कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं और इसका रिजल्टेंट लेते हैं। ये भी होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये भी होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये जो हमको मिलता है वो इन दोनों का हाफ हो जाता है, इसका हाफ, एक का हाफ होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई कितना होगा 4। ये डिटेल्स हम लोग क्लास में करते हैं। तो अब ये हमको पता चल गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हमको दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर अब देखो यहां के लिए I का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, तो चलो एम के वन स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। और यहां के लिए अगर लिखना है I का वैल्यू तो I बराबर तुम्हारे पास है एम आर स्क्वायर बाई 4। I को लिख दो एम के टू स्क्वायर इक्वल टू, कैपिटल एम ले रहे हो बेटा तो यहां भी कैपिटल एम ले लेना है। चलो यहां भी हम लोग कैपिटल एम ले लेंगे और यहां हो जाएगा कितना, एम आर स्क्वायर बाई 4। अब देखो m से m कैंसिल कर दिए इधर। अब हमको k1 बाई k2 का स्क्वायर लेना है, तो हमको यहां से क्या मिलेगा, r स्क्वायर बाई 2, यहां से मिलेगा r स्क्वायर बाई 4। तो 4 तो ऊपर चलाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर 2 2 जा 4, ये ना मिलेगा। स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसका मतलब k1 बाई k2 इक्वल टू रूट 2 मिलेगा, मिलेगा। यानी इसका अगर हम आंसर बनाने जाएं तो हमको रूट 2 इज टू कितना आंसर हो जाएगा 1, है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रूट 2 इज टू 1, यानी k1 बाई k2 ऑप्शन हो जाएगा 4। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो होगा बेटा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग पढ़े हैं म्यू इक्वल टू सी वाई वी। बेसिक जब ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं तो वहीं पे ये बात करते हैं। और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं हार्डकोर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, और इसका वैल्यू हम बताते हैं बेटा एप्सिलॉन आर म्यू आर, एप्सिलॉन आर म्यू आर। इतना इक्वल टू सी बाई वी, तो वी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर बेटा 21 है ना। तो वी इक्वल टू सिंपल लिखेंगे सी बाई रूट अंडर, है ना, म्यू आर और एप्सिलॉन आर। चलो म्यू आर एप्सिलॉन आर, यानी इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन बेटा 2 सही है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, 2, है ना। यही आंसर आपको ढूंढना है अपने क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। कहता है कि 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2। क्वेश्चन नंबर 22। अब 2 हॉलो स्फीयर है, रेडियस उसका r1 एंड r2 है। अब कहता है कि भाई r1 ग्रेटर देन r2 है। r1 जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, r2 से। अब
कहता है पोटेंशियल वुड बी, इसका पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? सिंपल है बेटा, जिसका रेडियस ज्यादा है, चार्ज सेम है, तो उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। और पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका रेडियस छोटा है उसका डेंसिटी बड़ा होगा, और जिसका R1 ना बड़ा है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, R1 इज ग्रेटर देन R2। हाँ चलो ठीक है, इसका मतलब R1 बहुत बड़ा है और R2 बहुत क्या है? छोटा। तो R2 छोटा है, इसका मतलब ये स्मॉल है, R2 छोटा है। तो R2 को अगर देखें तो ये छोटा है, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। और ये बड़ा है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? छोटा। और जिसका चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा उसका हमेशा पोटेंशियल भी बड़ा होगा, और जिसका चार्ज डेंसिटी छोटा होगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए स्मॉल स्फीयर का चूंकि रेडियस छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बड़ा है, और चार्ज डेंसिटी बड़ा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, यानी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, छोटा स्फीयर का ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आप लोग फिगर में देखोगे तो इसका 3 ऑप्शन है बेटा। इसका हम फिगर थोड़ा सा बताते हैं और तब तुमको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलो अब लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन नंबर जो बेटा वो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ऑप्टिक्स का। और बाई कन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग एक चीज पढ़े लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिए तो इसको अगर तुम मानते हो R1 तो इसको तुम मान लो R2। अगर यहां से कोई लाइट रे आया तो इस डायरेक्शन में मेजर किया गया R पॉजिटिव होगा ऑप्टिकल सेंटर से, इधर मेजर किया गया R क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब R1 का वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा, R2 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अब समझो कह रहा है क्वेश्चन कि R1 जो हो बराबर है R2 के, इसको चलो हम R मान लेते हैं। अब इसी को बेटा हम लोग कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कॉल्ड पावर। तो हमारे पावर का क्या फॉर्मूला मिल गया? P इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट लिखो म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R माइनस 1 बाई माइनस R, माइनस माइनस प्लस, म्यू माइनस 1 इतना इंटू जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 बाई R मिल जाएगा बेटा हमको। अब देखो इसका मतलब है कि 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 1.5 है बेटा, तो 1.5 माइनस 1 और बाई R, R का वैल्यू देखो बेटा 20 सेंटीमीटर। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 0.5 बाई 20 है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और करो, देखो यहां पर ये पावर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, हमको ऑप्शन डायप्टर में है तो इतना गुने 100 कर दो। जैसे ही तुम 100 करोगे ये डेसिमल है तो एक जीरो नीचे आएगा, इसको कट कर देते हैं हम लोग, 2 से 2 कट कर गए तो कितना बचा? 5D, यानी इसका आंसर 5 डायप्टर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा 1, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 ये डायोड का क्वेश्चन है। डायोड के क्वेश्चन में 3 फिगर आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये P है, ये N है ना, और इससे एक और डायोड जुड़ा हुआ है, ये भी P है और ये N है ना, और इसको बैटरी से हम लोग जोड़ दिए हैं। पहला A में यही फिगर है। B फिगर अगर गौर से समझो तो फिर डायोड लेना है PN, कैपिटल N लियो तो कैपिटल N लेके चलो। फिर एक डायोड लेना है PN और इसको भी एक बैटरी से जोड़ देना बेटा। अब देखो इसमें गौर क्या करना है, इस बार अब की बार सेल का टर्मिनल बदल दिया गया और एक फिगर और इसमें दे रखा है। ये हो गया बेटा NP, ये N हो गया, ये P हो गया, इसको भी एक वायर से जोड़ा गया, ये भी PN है, इसको भी NP किया गया और इसमें सेल के फिर डायरेक्शन को बदला गया। अब गौर से देखो, तुम पढ़ा होगा
है ना, बेसिंग, है ना, बेसिंग पढ़ा होगा तुम लोग। तो इसमें अगर देख रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल एन से, तो इसको तो हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड वे से बेटा, है ना, एफ बी ए फॉरवर्ड वे से ही है। और पॉजिटिव टर्मिनल है एन से और निगेटिव टर्मिनल पी से, तो इसको तो हम रिवर्स बेस बोलेंगे, रिवर्स बेसिंग है। और ये कैसा है, अब देखो निगेटिव एन से और पॉजिटिव पी से, तो ये तो फिर फॉरवर्ड बेस मिल गया। तो बेसिंग जब फॉरवर्ड है तो दोनों में तो डायरेक्शन करंट सेम होगा, और रिवर्स है तो उसका तो अलग होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द गिवन सर्किट एबीसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू पीएन जंक्शन आर इक्वल, तो इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप बेटा क्या हो जाएगा, सी, सही हो जाएगा। तो ये बी है और ये बेटा सी है, यानी किसमें किसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल मिलेगा बेटा, क्योंकि सेम सर्किट तरह बिहेव करेगा फॉरवर्ड बेस वाला। तो आंसर हो जाएगा बोथ सर्किट ए एंड सी, यानी इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 23 जो है, सॉरी 24 है बेटा, 24 का जो आंसर है वो आंसर 2 हो जाएगा, है ना। इसका बेसिक काज तुम दे सकते हो कि यहां ए और सी जो है वो फॉरवर्ड बेस है और हमारा बी जो है वो रिवर्स बेस है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोगों को भी लगा होगा कि तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है इसने, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो कहता है द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, याद करो हम लोग आरएमएस वोल्टेज पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, वी नॉट बाई रूट टू, है ना, इसको हम लोग पीक वोल्टेज कहते थे, ये पीक वोल्टेज है हमारा। तो वी नॉट पीक वोल्टेज बराबर कितना मिलेगा, रूट टू वी आरएमएस। और बोलो तो ये एसी सोर्स से यही रिलेटेड है, यानी हमको कह रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, तो हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, यानी रूट टू टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ एसी सोर्स आरएमएस, यानी आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो बेटा अब आज हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक का आपको सॉल्यूशन दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले होंगे वो तुम अच्छे तरीके से बनाए होगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं था इस बार 2022 नीट फिजिक्स में। तो जितने भी बच्चे जो कुछ सिली मिस्टेक के कारण क्वेश्चन को गलत किए हैं, उनको हम ट्राइबैक ब्लू की तरफ से एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा और सुधारें, तो बेटा एक संस्थान ट्राइबैक ब्लू जो कांटी फैक्ट्री रोड में पटना में स्थित है, हम उम्मीद करते हैं कि वैसे बच्चे जिनसे थोड़ा थोड़ा गलती होता है, सिली मिस्टेक करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम दोनों मिलकर प्रयास करें और अगले बार तुम डॉक्टर बनो, है ना, और कभी अपने सपने को मरने मत दो। सबसे बड़ा चीज है बेटा कि जिंदगी में ना वही सक्सेस है जिसमें जिद है। तुम जिद्दी बनो, और जितना ज्यादा जिद पालोगे ना अपने अंदर, नाम से पहले डॉक्टर लगाना सीख लो, अपने आप तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आए कि हमको तो डॉक्टर बन के ही जीना है, और कोशिश करते रहना है, कभी हार नहीं मानना है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। इसलिए ट्राइबैक ब्लू अगले 25 से 50 यानी 26 से 50 नंबर तक क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे दूसरे शिक्षक धीरज सर आपके बीच करेंगे, और उसका 25 से 50 तक वो सॉल्यूशन आपको देंगे, है ना। तो इसका वीडियो हम यहीं तक रोकेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन बच्चों को भी बेस्ट ऑफ लक। जो सिली मिस्टेक किए हैं वो हताश ना हो, परेशान नहीं हो, जिद पाले अपने अंदर, और जरूर एक बार आप ट्राइबैक ब्लू के पास आए। ट्राइबैक ब्लू आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर काम करके देगा, और हम सब मिलके एक अच्छे रिजल्ट को तैयार करेंगे। चलो ठीक है बेटा, इसको हम लोग यहीं रखते हैं। ओके।